हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपके उत्तराखंड स्केलर एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे और इससे पहले हम 3 लेक्चर यहाँ पर इसके कवर कर चुके हैं। आज यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 4 इसके लिए रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? और मुझे लगता है कि आपको यौगिक पहचानना साफ साफ आ गया होगा अब तक, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, बट यहां पर बात की जाए मीथेन की, तो मीथेन हमारे पास CH4 होता है, ठीक है ना। तो ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। सल्फर का सिंबल S, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। और ये हमारे पास यौगिक यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। क्रिस्टलीकरण के जल के संदर्भ में कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के अणु मौजूद होते हैं। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुमने देखा होगा, कोई फॉर्मूला रहता है और उसके पीछे डॉट 5H2O, डॉट 10H2O, इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। डॉट यहाँ पर हाफ H2O, डॉट 2H2O साथ में लिखा रहता है। तो वो क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल यहाँ पर जिसको कहा जाता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहा जाता है। और कॉपर सल्फेट की जब हम बात करते हैं, CuSO4 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है कितना होता है? 5 यहाँ पर रहता है। कितना रहता है? 5 रहता है। तो CuSO4 डॉट 5H2O यहाँ पर रहता है। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है? आ गया क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखो, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? हाफ होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। ये बात हम ध्यान रखेंगे। यहां पर बात की जाए, क्या है? कैल्शियम, ये क्या है? सल्फेट। और हाफ H2O को बोला जाता है हेमी हाइड्रेट। क्या बोला जाता है इसको? हेमी हाइड्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमी हाइड्रेट। तो ये पूरा क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो गया। और कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तुम्हें? ये ऑप्शन नंबर डी में तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कर दिया, जिप्सम के लिए तुम मुझे बताओगे जिप्सम का यहाँ पर केमिकल नेम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा? कमेंट करके बताना कि जिप्सम का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कार्बन का कौन सा वो अपर रूप है जो यहां पर विद्युत का सुचालक होता है? और मुझे लगता है ये कोई गलत करके नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है या कार्बन का अपर रूप है जो यहां पर क्या करता है? विद्युत को चालन करता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड? मास यानी कि द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बताना है भाई हमें यहाँ पर। मास मास अपॉन वॉल्यूम बताना है। ये किसके बराबर होता है? तो मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है भाई? डेंसिटी के बराबर होता है। यहाँ पर घनत्व क्या बताता है हमें? घनत्व बताता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यमान बटा आयतन यानी कि घनत्व बता रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कैटलिस्ट यूज इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो जिनके आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी एक बार अगर हमको देखे रहेंगे चीजें तो हम कर लेंगे इनको। देखो, द कैटलिस्ट यूज इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज? एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन होता है? तो यहां पर बात करेंगे हम एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर बनने वाला है, ठीक है। एस्टर बनता है, तो एस्टर बनाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है एसिड, साथ ही साथ एल्कोहल,
एसिड प्लस अल्कोहल इक्वल टू एस्टर प्लस वाटर होता है, ठीक है, बात ध्यान रखें। और यहाँ पर मीडियम रखा जाता है एसिडिक। कैसा मीडियम रखा जाता है? एसिडिक मीडियम रखा जाता है। तो उत्प्रेरक यानी कि जो इसको जल्दी कराने की कोशिश करेगा, कैटलिस्ट के रूप में किसको यूज किया जाएगा? यहाँ पर एसिड को यूज किया जाएगा, अम्ल को यूज किया जाएगा। बहुत कम चांसेस है आने के, ठीक है ना, बट हम एक बार देख रहे हैं जो प्रीवियसली हमारे पास वंदरोगा में काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे थे, तो उनको हम एक बार यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, उनका कुछ भरोसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन सोलर कुकर? सोलर कुकर में यहाँ पर किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है सोलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें सेमीकंडक्टर यानी कि उपधातुओं का प्रयोग किया जाता है और उपधातु बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन यूज किया जाता है। डी आर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ बाय एनिमल्स? जो यहाँ पर जानवरों के क्या बनते हैं? खोल होते हैं। यहाँ पर जो उनकी हड्डियां होती हैं, यहाँ पर उनके क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इनको बनाने के लिए कौन यूज होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बनाने के लिए यहाँ पर फॉस्फोरस यूज में आता है। कौन आता है? फॉस्फोरस यूज में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे इसको डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर? कॉपर जो तांबा होता है उस पर जो हरी परत चढ़ जाती है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वो हरी परत क्यों चढ़ी है? तो आपको बताया था मैंने यहाँ पर कि तांबे का जब संक्षारण होता है तो उस पर कैसी परत चढ़ जाती है? हरी परत चढ़ जाती है। चांदी पे कैसी परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। यहाँ पर लोहे पे कैसी परत चढ़ती है? भूरी परत चढ़ जाती है। तो यही चीजें हमने डिस्कस करी थी। ये किसके कारण होता है? तो ये संक्षारण यानी कि कोरोजन के कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये मुझे तो आपको बताने नहीं वाला, ये आपको पता है। प्रोटियम एक समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखेंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है, बट फिर भी देख लेते हैं इसको, कुछ भी पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है इसमें मैक्सिमम कितने अभी एलिमेंट्स हम यहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं, रख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हम अभी कितने रख सकते हैं? ओनली 118 एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, इनको रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पर क्वेश्चन देखें। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड? वो पदार्थ बताने हैं हमें, उनको क्या कहा जाता है जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं? और मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर कि A प्लस बी यहाँ पर जैसे C प्लस डी बना रही है, तो ये A प्लस डी ही तो रासायनिक अभिक्रिया से आगे बढ़ेगी और ये COD बनाएगी। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको मैंने तुम्हें कहा था रिएक्टेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी कि उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको उत्पाद कहा जाता है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिएक्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं इसको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल? जो ईंधन होता है, ईंधन के मुख्य घटक कौन से होते हैं? इसमें कौन सी चीजें पाई जाती हैं जो यहाँ पर हमें ईंधन में देखने को मिलती हैं? वो हमारे पास क्या होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन वो एलिमेंट्स हैं जो ईंधन को बनाते हैं, ठीक है ना। ईंधन बनाने का काम कौन करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन करते हैं। ये ईंधन के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स मेक ओजोन गैस? ओजोन गैस में आपको पता है कितने यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं? तो आपको पता है O3 यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? ओजोन का। तो इससे आपको पता चलता है इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन ट्रेस अमाउंट्स? जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का,
उसमें एक सूक्ष्म मात्रा में कोई गैस पाई जाती है जो कि अक्रिय होती है और उस गैस का नाम हमको बताना है। तो वो गैस होती है हमारे पास, अक्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। कौन सी गैस है वो? आर्गन गैस है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनके आने के बहुत कम चांसेस है जिनको मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। जिन जिन पे मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आने के कम चांस है, तो देख लेना बस, ज़्यादा उन पे वैसे एक बार देख लोगे तो दिमाग में रह ही जाएगी चीज़ें। बट बाकी के क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन उन पे ज़्यादा ध्यान देना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम रोएंटजन। तो यहाँ पर विलियम रोएंटजन ने कौन सी किस चीज़ की खोज करी इनमें से? एक्सरे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। चलो यार तुम पहले न्यूट्रॉन का बताओ। न्यूट्रॉन किसने खोजा था? चैडविक ने खोजा था। प्रोटॉन किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने खोजा था। याद कर लेना है इनको, बार बार पढ़ते जा रहे हैं हम। देखो, विलियम रोएंटजन ने यहाँ पर एक्सरे की खोज की है। किसकी खोज की है? एक्सरे की खोज की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट आपसे पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल, स्पेलिंग देख लेना क्या होती है, ठीक है। हेनरी बैक्वेरेल ने यहाँ पर क्या करी थी? यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। बोला जाता है जो मैडम क्यूरी है उन्होंने उन एलिमेंट्स को खोजा था जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की जब बात होगी तो हेनरी बैक्वेरेल ने खोज करी है, और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात होगी तो मैडम क्यूरी ने वहां पर खोज की थी उनकी। तो चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो विलियम रोएंटजन था उन्होंने क्या खोजा था? उन्होंने एक्सरे खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस की, जो हम बोल रहे हैं कि क्षारीय प्रकृति, किसी भी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपको पता है जैसे जैसे OH निगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वो उतना क्षारीय होता जाएगा। तो OH निगेटिव यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। आपसे पेपर में OH निगेटिव ना पूछ के हाइड्रोक्साइड आयन लिख के दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड आयन है वो आयन जो किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द टर्म AQ इन केमिकल रिएक्शंस। किसी रासायनिक अभिक्रिया में AQ शब्द पद जो है ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? और मुझे लगता है ये भी आपको पता ही होगा। एक्वस, यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? एक्वस के लिए AQ यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय। तो जलीय जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम AQ यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय। अभी मैंने कहा था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करना है अगर हमें, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ें आपकी किसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज रखी है। इससे जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं, किसका एक्सट्रैक्शन कौन से मेथड से किया जाता है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपका भेज रखा हूँ, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG। CNG का मुख्य घटक कौन है? और ये सिंपल सा इसका आंसर है मीथेन। मीथेन है इसका यहाँ पर मुख्य घटक। किसका? CNG। CNG की फुल फॉर्म्स क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर जो संपीड़ित क्या होता है? प्राकृतिक गैस होती है, यहाँ पर फुल फॉर्म CNG का, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए ये हमारे 20 क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे लगता है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट रखते हैं 10। जैसे ही 10 लाइक इस वीडियो पे आ जाते हैं मैं आपको यहाँ पर नई वीडियो, आने वाली वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।